नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी कुलदीप, जिसे लिखा है हमारी चहेती लेखिका मालती जोशी जी ने। सुबह का समय मेरा वैसे ही घड़ी से होड़ करते बीतता है। ऐसे में अगर बाहर की घंटी का भी जवाब देना पड़ जाए तो मेरे कोफ्त की सीमा नहीं रहती। पर और कोई चारा ही नहीं था। संदीप नहीं रहा था। संध्या स्कूल के लिए तैयार होकर खाने की मेज़ पर बैठी थी। बच्चों के पापा शेव का सामान फैलाए इत्मीनान से धूप में बैठे थे। भुनभुनाते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। शर्मा जी की विभा सामने खड़ी थी। आंटी जी, संध्या के हाथ मेरी और दीदी की एप्लीकेशन भिजवा दीजिएगा, उसने कहा। क्यों, स्कूल नहीं जाओगी क्या? पर आज से तो मंथली टेस्ट शुरू हो रहे हैं ना, संध्या बता रही थी। जी सो तो है, पर जाना नहीं हो सकेगा। मम्मी के लड़की हुई है ना, उसने धीरे से कहा। यूं कहो कि तुम्हारे बहन हुई है। कब हुई? रात में? और दादी नहीं आई क्या इस बार? जी नहीं, कहलवाया है कि लड़का होगा तो आएंगी। अच्छा आंटी जी, मैं चलूं, अस्पताल भी जाना है, उसने जैसे पीछा छुड़ाते हुए कहा। उससे वार्ड नंबर आदि पूछकर मैंने उसे विदा किया। हे भगवान, फिर लड़की? रसोई में जाते हुए मैं सोच रही थी। कौन था? इन्होंने पूछा। शर्मा जी की विभा थी। सुनिए, उनके यहाँ फिर लड़की हुई है। भगवान भी कभी कभी कितना अन्याय करते हैं। फिर लड़की? इन्होंने कहा। मेरे ख्याल से 7वीं या 8वीं है। एनीवे, दफ्तर में एक कंडोलेंस तो करनी ही पड़ेगी। छी, क्यों, बुरी बात है? मैंने इन्हें झिड़का, पर खुद मुझे ही हंसी आ गई। आज शर्मा जी पर मातम छाया होगा, इसका मुझे भी पता न था। पिछली बार का अनुभव जो था, दोपहर में उनके घर जाकर पूछताछ कराना, पड़ोसी जो हैं, साथ ही बुढ़िया की रनिंग कमेंट्री भी सुनती आना। इन्होंने कहा। सुनिए, वह आई नहीं है इस बार। कहती हैं लड़का हुआ तो आऊँगी। भला यह भी कोई बात है? मैंने शिकायत के स्वर में कहा। बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने जोर से प्रतिवाद किया। 60 से ऊपर हो चली हैं बेचारी, पर बेटों को परवाह कहाँ है। बेचारी रोटेशन में तीनों बहुओं की चूल्हा चक्की संभालने पहुंच जाती हैं। उसने प्रोटेस्ट नोट भेजा है। एक करारा सा जवाब मेरी ज़बान पर आया था कि संध्या ने रसोई से रोटी के लिए चीखना प्रारंभ किया। इतना गुस्सा आया। वो शर्मा जी की आभा विभा देखो, पूरा घर संभालती हैं, दोनों वक्त का खाना बनाती हैं, छोटी बहनों की देखभाल करती हैं, और एक हमारी राजकुमारी देखो, हाथ से रोटी भी उठाकर नहीं ले सकती। तुम भी शर्मा जी की मिसेस की तरह उसे सीखने का चांस दो, इन्होंने शरारत से कहा। पर मेरा तमतमाया चेहरा देखकर एकदम सीरियस होते हुए बोले। अरे भाई, उसका दोष क्या है? तुम उसे सीखने दो तब ना। खुद ही दौड़ दौड़ कर सारा काम करती रहोगी। कभी एक प्याला चाय भी तो अपनी लाडली को बनाने नहीं देती। इनकी बात सुनकर मेरा पारा कुछ नीचे उतरा। सचमुच ही मुझे लड़कियों से इतना ज़्यादा काम लेना अच्छा नहीं लगता। सोचती हूँ खेलने खाने के दिन हैं उनके, अभी से उन जिम्मेदारियों से क्यों लाद दूँ जिससे सारी जिंदगी निपटना है। शर्मा जी की गृहस्थी देखती हूँ तो बड़ा तरस आता है। बेचारी लड़कियाँ रात दिन जुटी रहती हैं। मिसेस शर्मा सुबह स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, दोपहर में आराम करती, जो उनकी निरंतर गिरती सेहत के लिए ज़रूरी है। शाम को 1-2 ट्यूशन करती हैं, जो बढ़ते हुए खर्च को सहारा लेने के लिए बेहद ज़रूरी है। बाकी बचा समय छोटे बच्चे की देखभाल में चला जाता है।
लड़कियां इस नन्ही सी उम्र में बुजुर्ग बनी घर देखती हैं। नन्ही प्रभा तक फुलके उतार लेती है। हर नए बच्चे के जन्म के साथ मिसेस शर्मा थकती जा रही हैं, पर हर नया बच्चा अपने साथ नए खर्च, नई समस्याएं लाता है। लिहाजा नौकरी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों पति पत्नी आधुनिक हैं, सुशिक्षित भी, पर एक पुत्र का जन्म जैसे दोनों के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कितने ही साधु संतों के पैर पूजे गए हैं, 20 जगह कुंडलियां दिखाई गई हैं, व्रत उपवासों की तो कोई सीमा ही नहीं, पर यह पुत्र रूपी नक्षत्र उनके भाग्याकाश में उदय होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो उनके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। शाम को उन्हें देखने अस्पताल जा रही थी तो यही सब मन में उठ रहा था। अनायास ही अपनी एक बुआ जी याद हो आईं। पूरी 7 कन्याओं के बाद घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। इन बेटों के लिए कितनी मन्नतें मांगी गई थीं, कितने नेम व्रत किए गए थे, उनका कोई हिसाब ही नहीं था। वे बच्चे मानो माता पिता और बहनों में पल रहे थे। उनको ज़रा सी धूल तक कोई नहीं लगने देती। इतने लाड प्यार में पले थे बच्चे। जब बड़े हुए तब ढंग से पढ़ाने लिखाने का भी साधन घर में नहीं था। बचपन में 5 साल तक मांग कपड़ा पहनाने की बुआ जी ने मान ले रखी थी। वही मानो इनकी नियति बन गया, क्योंकि घर का सब कुछ एक एक कर लड़कियों की शादियों में स्वाहा होता चला गया। जब भी उन दोनों के मुंह से माता पिता का उल्लेख सुनती हूँ तो उसमें तिरस्कार और कटुता ही होती है। बुआ जी का ज़माना तो फिर भी अच्छा था, पर आज इस महंगाई के युग में इतनी बड़ी गृहस्थी पालना सोच कर ही मन कांप उठता है। अस्पताल पहुंची तो देखा वार्ड खचाखच भरा हुआ है। मिसेस शर्मा के स्टाफ की महिलाएं हैं, पड़ोस की भी करीब करीब सारी ही हैं। मिसेस शर्मा रो रही हैं। जनता उन्हें धीरज बंधा रही है, आगे के लिए आशा दिलाई जा रही है। नए ज्योतिषियों के पते दिए जा रहे हैं, कारगर ताबीज़ों का सुझाव दिया जा रहा है, कुछ तीर्थ स्थान की सिफारिश की जा रही है। नवजात बालिका उपेक्षित सी झूले में पड़ी है। बड़ी लड़कियां सूखा मुंह लिए इधर उधर खड़ी हैं। उन्हें जी भरकर कोसा जा रहा है। खासकर बड़ी तो अपने साथ पूरी सेना ही लेकर आई है। सारा वातावरण इतना वितृष्णा उत्पन्न करने वाला था कि मेरा तो दम घुटने लगा। इसी बीच मैंने आशा को आंखें पोंछते देखा तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, देखिए, आपको लड़कियों के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लड़कियां इससे अपने आप को अनचाही महसूस करने लगती हैं। आखिर यह किसी के हाथ की बात तो है नहीं। मिसेस शर्मा तो एक उसास लेकर चुप हो गईं, पर शेष महिलाओं ने मेरी ओर इस तरह देखा कि मैंने वहाँ से चल देने में ही कुशल समझी। सड़क पर आकर मैंने खुलकर सांस ली। उस खींच भरे माहौल से बाहर निकलने पर इतनी राहत मिली थी। सोचा अब जाते हुए सब्जी लेती चलूं। मार्केट में एक परिचित महिला से मुलाकात हो गई। उनके पति पिछले साल बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे। उन्होंने घर चलने का बहुत आग्रह किया। मन नहीं था, पर उनका अनुरोध भी टाला नहीं जा सका। छोटा सा घर था, पर खूब साफ सुथरा, हर चीज़ करीने से लगी हुई। रसोई घर के चमचमाते बर्तनों से लेकर दरवाजे पे लगे साड़ी के पर्दों तक सब चीज़ें गृहिणी की दक्षता का परिचय दे रही थीं। उनकी तीनों लड़कियां साफ कपड़ों में लेकिन बड़े प्यारे फ्रॉक्स पहने हुए थीं। लड़कियों को प्यार करते हुए मैंने पूछा, कपड़े आप घर पर ही सीती हैं?
उन्होंने कोने में रखे सिलाई मशीन की ओर इशारा किया। अनसिले कपड़ों का ढेर था उस पर। थोड़ी बहुत बाहर की भी सिलाई कर लेती हूँ, बच्चों के दूध का खर्च निकल ही आता है। अरे वाह, यह तो आप बहुत अच्छा करती हैं, मैंने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कहा। क्या करें बहन जी, एक आदमी की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। बाहर जाकर कुछ करूं, इतनी मेरी पढ़ाई नहीं है, फिर समय ही कहाँ है। घर बैठे जितना कर सकती हूँ करती हूँ। और फिर बातें चल पड़ी। सांझ कब फेराई पता ही नहीं चला। उन्होंने ठाकुर जी के आगे दीप जलाया, मुझे हल्दी कुमकुम लगाया और फिर ठेठ महाराष्ट्रियन ढंग से मेरे पाँव छू लिए। महाराष्ट्रियन घरों में शाम को दिया बत्ती के समय घर में अगर कोई सुहागिन हो तो हल्दी कुमकुम अवश्य लगाया जाता है। बुजुर्ग हों तो पैर छू लिए जाते हैं। कहिए, क्या आशीर्वाद दूं? मैंने अपना संकोच छिपाते हुए कहा। अगली राखी तक लड़कियों के लिए एक भाई आ जाएगा, ठीक है ना? नहीं बहन जी, आप तो यह आशीर्वाद दें जो है वही राजी खुशी बने रहें। उन्होंने कहा, सो तो है ही, पर बहनों के लिए एक भाई तो होना चाहिए। मैंने इस पर कहा, है क्यों नहीं, चाचा ताऊ के हैं, वे क्या अपने नहीं हैं? कम से कम मेरे मन में तो। वो तो आप ठीक कहती हैं, पर देखिए सब लोग चाहते हैं कि वंश के लिए। हाय बहन जी, कौन सा ऐसा पेशवाओं का वंश है जिसका चलना ज़रूरी है? उन्होंने यह इस ढंग से कहा कि हम दोनों ही हंस पड़े। फिर वे गंभीर होकर बोली, असली बात तो नाम होता है, और नाम क्या लड़कियों से नहीं होता। मैं तो अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाऊंगी, बड़ी को डॉक्टर और छोटी को वकील बनाऊंगी। मझली की आवाज़ बड़ी सुरीली है, उसे मैं संगीत सिखाऊंगी। मैं अपनी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी करूंगी। अपने सपने इन लड़कियों में देखूंगी। हमारा इतना बड़ा परिवार था कि सारी इच्छाएं मन ही में रह गईं। किसी ने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। नहीं बहन जी, हम गरीब आदमी हैं, ज़्यादा बड़ा परिवार पालने की सामर्थ्य हम में नहीं। लड़के की आशा में भूखे नंगे बच्चों से घर भरने में कहाँ की अक्लमंदी है। बस आप तो हमें यही आशीर्वाद दीजिए कि जो है वही कुशल पूर्वक बने रहें। मैंने मन भरकर उनके लिए यही कामना की। लौटते हुए सोचा कभी इस अनपढ़ सीधी साधी महिला को मिसेस शर्मा से मिलवाऊंगी, पर फिर सोचा क्या लाभ होगा। दादी ठीक कहती थीं, सोए हुए को जगाना आसान है, जागे हुए को कौन जगा सकता है। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अपनों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।